हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम जानेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो एनसीईआरटी से शुरू करनी चाहिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी नॉन नेगोशिएबल है, आपको इससे अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी ही करनी है, और किन स्मार्ट तरीकों से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें फाउंडेशन लेट डाउन करनी हो तो फाउंडेशन के प्रायोरिटी से जो है एनसीईआरटी हमें हेल्प करती हैं। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, आपको डायरेक्टली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंदर इस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो है बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी ना। वो बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आपके फाउंडेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप एक ये क्वेश्चन देखिए जो यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर सवाल किया गया कि भाई सोशल कैपिटल क्या होती है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये। अब पॉइंट ये है कि अगर जो स्टैंडर्ड बुक्स हम पढ़ते हैं वहाँ शायद ये सोशल कैपिटल की डेफिनेशन ना मिले, लेकिन ये इतनी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी में मिल सकती है कि किसी भी सोसाइटी में म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी अगर होती है उसे हम सोशल कैपिटल बोलते हैं। लेकिन हमें ये कंसेप्ट क्लैरिटी जो है ये तभी आएगी जब हमने एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से जो है वो पढ़ी होंगी। अब बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, कई बार ऐसे होता है कि यूपीएससी या पीसीएस के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग इन द सेंस दैट उसका ना मल्टीपल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। जब आप उसको मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पे लेके जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा भी आंसर सही है, किसी और स्टूडेंट को लगता है मेरा भी आंसर सही है। तो ऐसे में एक क्रेडिबल सोर्स रेफर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उस क्रेडिबल सोर्स से अपनी पढ़ाई की है तो फिर डेफिनेटली हम वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। एनसीईआरटी जो है वो क्रेडिबल सोर्स है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। हमने एक क्वेश्चन जो है जैसा भी दिखाया, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लैंग्वेज दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मेंस के अंदर भी आपसे यही एक्सपेक्टेड होता है कि आप बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखिए, कोई हाई प्रोफाइल आपको वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। वैसी ही लर्निंग हम एनसीईआरटीज़ को समझ के करते हैं। आपने एक बार कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया स्ट्रक्चर्ड मैनर में, क्योंकि आप देखिए जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्टेड होता है कि आप 6th क्लास से शुरू कीजिए और 12th क्लास तक आपको जाना है मिनिमम। कुछ केसेस में ये कहते हैं कि भाई आप 9th से शुरू करके 12th पे जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। वो भी हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब आपने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया तो आप धीरे धीरे आगे बढ़े हो। जब आप एडवांस स्टेज पे पहुंचोगे, मान लीजिए क्लास 12th के अंदर, तो इट मीन्स दैट अब जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो चुका है, क्योंकि वो टॉपिक मल्टीपल टाइम्स आपकी आंखों के सामने से जाएगा। आप उसमें जो है अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते जाएंगे विद एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। ऑथेंटिक, रिलायबल, बेस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, दैट इज व्हाट एनसीईआरटी इज। अब जो इसमें काम की चीज़ है वो हमें समझनी है कि भाई इस एनसीईआरटी को जब हम पढ़ते हैं तो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक सजेस्टेड है। देखो, जब आप हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं डेफिनेटली आप जो है 6th से 12th एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। 6th से 10th बेसिक्स के लिए, और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी हैं वो आपको थोड़ी सी एडवांस लगेंगी, बट आप हिस्ट्री के लिए तो इसे मस्ट पढ़िए, बिकॉज हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं। क्लियर। अब मैं आपका एक और डाउट यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। सपोज कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जब भी हम मान लीजिए कोई सब्जेक्ट उठाएंगे से इंटरनेशनल रिलेशन, अब वो कहते हैं कि सर आईआर के लिए तो कोई एनसीईआरटी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपकी एनसीईआरटी है दैट इज़ ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जब वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप पढ़ोगे उसको आपने कोशिश करना है कि उसको आप कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के साथ जो है वो लिंक करेंगे। ये सबसे ज़रूरी होता है। कंटेम्प्रेरी लिंकेज अगर आप एस्टेब्लिश कर देते हो, इट मीन्स आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री या आईआर के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट की जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको आपको सबसे पहला काम यही करना होगा कि आप उसे करंट में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं
उसके साथ लिंक कीजिए, आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, सपोज करेंगे आईआर की बात करेंगे, तो अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन, है ना, इनके बीच का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है, दैट बैकग्राउंड स्टोरी यू गेट इट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी बुक। क्योंकि एक टाइम पे यूक्रेन और रशिया यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और ये लेसन हमें समझना है। अब जब आपको ये नहीं पता कि यूएसएसआर में कभी जो है यूक्रेन और रशिया एक साथ होते थे, तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, टुकड़े हुए उसके, ये बैकग्राउंड आपको करंट इवेंट्स का पता होना चाहिए, वहाँ से आपको चीज़ों को समझने की जो है क्लैरिटी आएगी। सेम कोई मुद्दा आप उठाइए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, या आप उठाइए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, उसकी भी स्टोरी पीछे से चल रही है, तो वो हमें उस तरीके से पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, अब कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हमने हिस्ट्री के देख लिए, तो हिस्ट्री में तो आप सीधे तौर पे ये कर सकते हैं और अच्छी उससे तैयारी हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए अगेन 6 to 12th क्लास की आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। खासकर अगर हमें एडवांस्ड में थोड़ा जाना है तो 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए सोशियोलॉजी की बुक क्लास 11th की और क्लास 12th की वो आप रेफर कर सकते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बहुत ही कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव वो बुक बनाई है उन्होंने। तो ज्योग्राफी का हमने देखा। ज्योग्राफी में एक ये है कि अगर आपके मान लीजिए थोड़े फंडामेंटल्स ऑलरेडी ठीक है, तो आप सीधा 9th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन को ले जा सकते हैं। सेम अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो अगेन 9 to 12th जो है वो एनसीईआरटी सजेस्टेड है। देन बेसिक साइंसेज, अब देखो स्टेट सर्विसेज में या यूपीएससी में बेसिक साइंसेज पे जो है सवाल पूछे जाते हैं, और 6 to 10th की जो एनसीईआरटी बहुत अच्छी हैं, उसकी आप तैयारी कीजिए। एनवायरमेंटल साइंसेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्लास 12th की जो आपकी बायो की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके लास्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है, वो आप जो है ज़रूर पढ़ें, और वो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ही हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। लोग ये कहते हैं कि ठीक है सर ये सब तो हो गए, लेकिन बताओ कि एथिक्स की तैयारी कैसे करें, क्या कोई एनसीईआरटी एथिक्स सब्जेक्ट के लिए भी है? तो एक बात समझेंगे, जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स इज़ योर जीएस पेपर 4। अब इसको आप अलग अलग डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ हिस्सा ह्यूमन साइकोलॉजी का है, कुछ हिस्सा सोसाइटी को लेके हम समझते हैं, कुछ हिस्सा हम जो है इसके अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट लेके चलते हैं, है ना, थोड़ा सा पॉलिटी का भी आपको झलक मिल जाएगी। तो साइकोलॉजी की एक एनसीईआरटी है, वो आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपके जो है थोड़े बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे। एटलीस्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें पता लगेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दैट यू कैन से स्टडिंग द साइकोलॉजी एनसीईआरटी। सेम सोसाइटी समझने के लिए हमने जो है ये सोशियोलॉजी वाली जो एनसीईआरटी है वो आप थोड़ा पढ़ लेंगे। सो ये सारे एस्पेक्ट हमने समझ लिए, ठीक है, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी कैसे करनी है। अच्छा, अब एक और इसके अंदर चीज़ें आती हैं कि भाई देखिए और कहाँ इसका यूज़ होगा एनसीईआरटी का। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, जब हम करंट इवेंट्स को देखते हैं, न्यूज़ में कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपकी दूसरों से बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपके एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर रखी है। सपोज करेंगे न्यूज़ चल रही है, फार्मर रिलेटेड मुद्दा चल रहा है, और फार्मर का मुद्दा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। अब आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को जो है कंसीडर किया जाता है, और ये एमएसपी ऐसा टॉपिक है रेगुलरली ये न्यूज़ में रहता है। प्लस अब एक और यहाँ पे सब्जेक्ट सवाल जो है स्टूडेंट्स का आता है कि सर पढ़ना कैसे है, क्या हम एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ें या अलग अलग सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज एक साथ पढ़ें? तो देखो मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंसेस, आप जो है 6th क्लास से शुरू करो और फिर आगे की तरफ बढ़ो। पिक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ टाइम, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नॉट क्लास वाइज, ये बेटर सजेस्टेड स्ट्रेटजी है। मतलब आपने अगर हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू की है तो आप पहले हिस्ट्री की कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप जो है आगे बढ़िए, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करो। कि उसमें क्या होगा कि जब हम 6th क्लास से 12th क्लास तक जाएंगे और एक ही सिंगल सब्जेक्ट हम पिक कर रहे हैं, तो वो जो लिंकेज है दैट लिंकेज वी विल बी एबल टू एस्टेब्लिश, ठीक है।
तो अदरवाइज होता क्या है कि आप लिंक इस्टेब्लिश कर नहीं पा रहे, और मतलब आपका जो समझने का पॉइंट था वो आपने कट आउट कर दिया क्योंकि आप दूसरा सब्जेक्ट उठाने लग गए। ये तरीका है बिल्कुल सीक्वेंस वे में, एक सब्जेक्ट एट अ टाइम, दैट इज़ द स्ट्रेटजी विच इज़ सजेस्टेड। उससे जो है आप खुद चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और बेस्ट यही है कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज इस पे जाएं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है सब्जेक्ट्स जा रहे हैं तो नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आपको एक्टिवली रीड करना पड़ेगा, कंसाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और रीडिंग भी ऐसी है कि मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेंगी विद मिनिमम 3 टाइम। 3 बार तो आप इसे पढ़ें, है ना, दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड। 3 टाइम्स जब आप इसे पढ़ते हैं, 3 रीडिंग देते हैं, तब जाके आपको एनसीईआरटी टोटली समझ में आएगी। क्योंकि सिंगल टाइम में तो जस्ट यू आर फेमिलराइजिंग योर सेल्फ कि इसमें है क्या। फर्स्ट रीडिंग इज जस्ट अबाउट फेमिलैरिटी। सेकेंड और थर्ड रीडिंग के अंदर आपकी जो मेमोरी है वो सोलिडिफाई होती है। आप चीज़ों के अंदर जो भी इंटरकनेक्शंस हैं वो लिंक एस्टैब्लिश कर पाते हैं। खासकर अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में जब हम अपने आंसर्स को लिखते हैं तो उसके अंदर आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब वो मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को सोचने के लिए हमें अपना थॉट प्रोसेस भी तो वैसे रखना है। तो ये थॉट अगर आपका मल्टी डायमेंशनल नहीं है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस राइट आंसर इन द क्लास, इन द यू कैन से टेस्ट टाइम। टेस्ट टाइम पे आप जो है इसको राइट आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके से पहले एक बेस को डेवलप कर चुके हैं, जो हमें मल्टी डायमेंशनल जो है आउटलुक जिससे डेवलप हो चुकी है, आप फिर उसके अंदर देखेंगे कि आप कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, और यू विल बी एबल टू रिवाइज और रिकॉल दैट, है ना, मल्टीपल टाइम्स इजीली आप कर पाएंगे। नोट्स आप बनाइए। नोट्स के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। आप जो है समरी टेबल्स बना सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्ट्रेटजी हेयर, हाउ डू आई यूज टू मेक नोट्स। मैं जो है 1/10 का रूल पढ़ता समझता था, ठीक है। सो वट एवर आई यूज टू रीड, मैं उसको 1/10 वर्ड्स में, ओके, आई यूज टू राइट इट इन माई बुक्स। आप बुलेट पॉइंट्स में रखना है, सिंगल यूनिट पॉइंट्स में रखना है, जैसे आप रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। सो दैट वाज माय यू कैन से स्ट्रैटेजी। वो उस तरीके से मैं नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखता था, तो क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में सिर्फ नोट्स ही आपके हाथ में होंगे, ये बात याद रखना। एंड कभी भी ऐसा होता है कि फाइनल मोमेंट पे किया गया एफर्ट जो है वो हमारे लिए गेम चेंजर हो जाता है और हम जो है बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। अब देखो ये सब हम एनसीईआरटी वगैरह हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, है ना। तो एग्ज़ाम में आपको जो है अपीयर होना है। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, यू हैव टू कंडीशन योर माइंड, ओके, योर बॉडी, योर इंटरेस्ट, योर यू कैन से द होल सिस्टम अराउंड यू, इसको आपने एग्ज़ाम सेंट्रिक पॉइंट से कंडीशन करना है। तो मतलब ये है, वट एवर यू हैव रेड, जितनी NCERTs आपने पढ़ी हैं, आप उनके एटलीस्ट MCQs या मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर जो है अटेम्प्ट करेंगे। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर। एट द एंड ऑफ द डे हमें रीडिंग नहीं करनी है, हमें टेस्टिंग करनी है। आपको एग्जाम में फाइनली अपीयर होना पड़ेगा, और जब आप PYQs या MCQs रिवाइज करते हैं, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द गैप्स। किन पर्टिकुलर एरियाज में आप कमी महसूस कर रहे हैं, उन गैप्स को आपको इम्प्रूव करना होगा, ठीक। बट इफ़ यू आर नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द गैप्स। तो ये पॉइंट्स हैं जो हम लेके चल सकते हैं और अपनी NCERT को ज़रूर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।